हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम नवोदय विद्यालय की लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की क्लासेस चल रही है। 9 क्लासेस इस चैनल पे डिस्कस की जा चुकी है। आप प्ले लिस्ट में 9 क्लासेस को देख सकते हो। अगर आपको और भी कई क्लासेस देखनी है एनसीईआरटी वगैरह की, वो भी देख सकते हो। तो ये 10th क्लास रहेगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किसने की थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर करने वाले महान वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज की थी। कैसे की थी अब मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इलेक्ट्रॉन ने एक मॉडल दिया था, वाटरमिलन मॉडल। वाटरमिलन मॉडल आपने सुना होगा, तरबूज मॉडल। वाटरमिलन तरबूज मॉडल की बात कर रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? जनरली मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है क्या? ये फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के। जितने भी परमाणु हैं उनके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल, 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको दोनों लैंग्वेज में बताया जा रहा है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दोनों तीनों फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी इसके अलावा मैं ऑप्शन की डिटेल बता देता हूँ। ये जो रदरफोर्ड थे वो कौन थे? इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी। एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवर की थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की, परमाणु के नाभिक की। एटॉमिक न्यूक्लियस को हिंदी में परमाणु का नाभिक कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चैडविक। चैडविक के बारे में बताता हूं, जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवर की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब उसके बारे में जे थॉमसन की बात चल रही है। जे थॉमसन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवर की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। विद क्वेश्चन की डिटेल बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आइसोटोप इज यूज टू न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा आइसोटोप बताना है जिसका यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये आइसोटोप है क्या? अब मैं आइसोटोप के बारे में बताता हूं। यूरेनियम 235 हमने लिखा। यूरेनियम 235 होता क्या है? यूरेनियम 235, 35 इसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान। और इसका 92 क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। 92 क्या होता है? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और इसको बोलते हैं 235, इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं? सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं? नीचे वाले, इसकी बात कर रहा हूं, नीचे वाले की। एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट होता है। मतलब एटॉमिक नंबर तो एक जैसा रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको बताता हूं, एटॉमिक नंबर को जेड अक्षर से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक मास को ए अक्षर से डिनोट किया जाता है। जो ए था वो कितना था? 235। यूरेनियम 235 वो ए है, एटॉमिक मास। और जेड कितना था? 92। जेड कितना था? 92। तो इसका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा? आइसोटोप के अंदर सेम रहेगा। और एटॉमिक मास क्या रहेगा? बदलता रहेगा। 235, 236, 37 ऐसे बदलते रहेंगे। तो यूरेनियम 235 का यूज किसमें होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ऐसा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बताना है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। जिसने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था वो कौन सा सोर्स था? वो था हीलियम न्यूक्लियस का सोर्स। हीलियम न्यूक्लियस को यूज किया था जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर? हीलियम न्यूक्लियस के अंदर हीलियम न्यूक्लियस को मतलब उन्होंने बेस माना था और उसमें अल्फा पार्टिकल गुजारे थे। अल्फा पार्टिकल कैसे गुजारे थे? आपको पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल जब हीलियम न्यूक्लियस में से गुजारे थे तो एक अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया था। रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया था, रिफ्लेक्टेड हो गया था। तो वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद में उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया था। और वो पॉजिटिव चार्ज अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और उसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसी वजह से एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवर हुई थी और वो डिस्कवर रदरफोर्ड ने की थी। अब आपको मैं एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बता ही रहा हूं तो इसकी डिटेल भी बता देता हूं। एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और भी आपको कई क्लासेस देखनी है। 9 क्लास है। 9 क्लास हो गई एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमिन इट केमिकल बिहेवियर? ऐसी प्रॉपर्टी जो केमिकल बिहेवियर को शो करती है। ऐसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो केमिकल बिहेवियर के बारे में बताती है। तो साइज ऑफ एन एलिमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। साइज ऑफ एन एलिमेंट ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
और मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट ये भी गलत है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, अब इसके ऊपर सवाल उठता है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इसका आंसर क्यों आएगा। मैंने पूछा, इसमें पूछा गया क्वेश्चन के द्वारा कि एन एलिमेंट डिटरमिनेट केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर के बारे में वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट क्यों होता है। जैसे हमने माना सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे सोडियम की, तो क्या होगा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281। 11 का क्या होगा 281। तो बाहर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसको बोलेंगे वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। इसलिए केमिकल बिहेवियर कौन शो करेगा, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप। अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आइसोटोप्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैच नहीं करती आइसोटोप से। तो आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट आर रेडियोएक्टिव, हाँ बिल्कुल सही बोल सकते हो, कुछ एलिमेंट रेडियोएक्टिव, जैसे हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था यूरेनियम का। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था जो आइसोटोप था। ये क्वेश्चन, ये लाइन सही है, ये स्टेटमेंट सही है। आगे क्या है, आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये गलत है। आइसोटोप सही है, आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा और एटॉमिक मास अलग होगा तो न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, अलग होंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्पेशल वीडियो आएगा, आप इसके बारे में ज़्यादा हेडेक मत लें। आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी इसका आंसर सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन गलत कौन सा है, आइसोटोप आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बिल्कुल गलत है। आइसोटोप के अंदर कभी भी डिफरेंट एलिमेंट होते ही नहीं है, क्योंकि आइसोटोप में जितने भी एलिमेंट लिए जाते हैं वो सब सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, यूरेनियम यूरेनियम, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। नोट मैच पूछा गया तो इसका आंसर ये आएगा, और मैच पूछा जाता तो ये तीनों आंसर आते, फर्स्ट ए सी और डी आता। अब आप कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा डज नॉट मैच और मैच के अंदर। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। Which of the two will be chemically more reactive, sulfur with atomic number 16 और chlorine with atomic number 17। आपको ध्यान रखना है कि 2 will be chemically more reactive sulfur और with atomic number 16 of chlorine with atomic number 17। तो more reactive कौन सा होगा, अब देखिए इसका क्या है 17 है, क्लोरीन का कितना है 17, 287। आपको समझ में आया 287 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और इसको कितने की आवश्यकता है, एक की आवश्यकता है। एक वैलेंसी चाहिए, इसकी एक वैलेंसी है। लेकिन ऊपर क्या लिखा है, सल्फर का कितना होता है 2 8 और 6, 16 हो गए ना, 16 हो गए, 2 8 10 और 6 16। तो इसके अंदर 2 की जरूरत है। तो वैलेंसी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, क्योंकि एक मिलेगा, एक पहले मिलेगा या 2 पहले मिलेगा, एक पहले मिलेगा, तो रिएक्टिव कौन सा हो गया, क्लोरीन आ गया आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ऐसी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कैसे देखिए ध्यान से। इनकरेक्ट पूछी गई है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ऑल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ऑल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, बिल्कुल सही कह रहा है कि पूरा का पूरा जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस में होगा, बिल्कुल सही है। एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ये क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है, आप ध्यान से देखिए इसको, करेक्ट है या रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है एटम। द एटम एज ए ऊल इज न्यूट्रल, एटम एज ए ऊल इज न्यूट्रल, ये भी क्या है, इसका क्या आएगा। अभी देखो इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट बताना है आपको। इनकरेक्ट क्या आ गया, सेकंड और फोर्थ आ गया। क्यों आ गया, एटम आर स्टेबल इन द बेसिक स्टेट, ये भी गलत है। तो सही कौन सा होगा, एटम एज ऊल, हाँ बिल्कुल, एटम कई बार न्यूट्रल होता है। जैसे अब मैं बताता हूँ न्यूट्रल कैसे होता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या था H11, इसके प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 0, तो न्यूट्रॉन 0 हो गए तो ये न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल आसान है। तो इसका ये अच्छी तरह क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिस्ट गैव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने फिक्स्ड एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया था न्यूक्लियस के अंदर, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर। तो नील्स बोर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाई थी और उन्होंने एनर्जी लेवल बनाए थे, जैसे KLMN सुना होगा आपने 9th क्लास में पढ़ा है। KLMN 4 कक्ष बनाए थे और वो एनर्जी लेवल थे। KLMN का मतलब होता है पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, और फिर 18 होते हैं, और फिर 32 होते हैं। ये होते हैं एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, फिर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस है। वो बातें किसने बताई थी, नील्स बोर ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, तो भी आप आंसर क्या दोगे, नील्स बोर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। ऐसा कौन सा पेयर है जो आइसोबार है। आइसोटोप आपने पढ़ लिया, तो आइसोबार आइसोटोप्स का बिल्कुल उल्टा होगा, अपोजिट होगा। उसमें एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था, एटॉमिक मास क्या था, डिफरेंट था। इसमें क्या है, उल्टा होगा उसका। जैसे आपने देखा ये आर्गन 18 और 40, एटॉमिक मास सेम है 40 40,
और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है जिसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के रूप में। तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के सिंबल में फर्क है। कोबाल्ट का सिंबल ऐसे होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल ये होता है, कंफ्यूज मत होना। कोबाल्ट एक एलिमेंट है इसलिए इसका पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है तो पहला अक्षर बड़ा दूसरा अक्षर बड़ा। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करें। ये थे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बायलैंग्वेज क्वेश्चन रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट थे उनकी डिमांड थी कि मतलब ये क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी बताए जाएं, हिंदी में भी बताए जाएं, तो इंग्लिश का ये पैटर्न था। इंग्लिश इसमें क्विज इंग्लिश के जो कंसेप्ट थे और इसको बायलैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में बताया गया है। और करेक्ट गुरु चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है करेक्ट गुरु का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे वीडियो को अच्छी तरह देखें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।